हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दिलराज गुजर एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल साइकोलॉजी के बारे में कुछ कंटेक्ट हमने देखे थे। उनमें से जो हमारा सबसे पहला जो कंटेक्ट रहा था वो रहा था साइकोलॉजी के अभिप्राय। साइकोलॉजी का अर्थ क्या है, मनोविज्ञान क्या है। और मित्रों, मनोविज्ञान के बारे में हमने विभिन्न प्रकार के जो मत हमारे पास आए थे, जैसे सबसे स्टार्टिंग मत जो हमारा था वह चेतना का विज्ञान था, जो अरिस्टो लेकर आए थे। उसके बाद में जो उनके इस मत का जैसे ही खंडन हुआ, तो मित्रों हमारे पास नया मत आया, और वह नया मत था पोम्पोनोजी के द्वारा, जो 17वीं सदी में आया था। वह था मन का विज्ञान। फिर इसके बाद में जो अगला हमारा जो मत आया था वह हमारे विलियम जेम्स, जिन्होंने 1870 में साइकोलॉजी को दर्शन शास्त्र से अलग किया, और अलग करने के बाद में एक नया सिद्धांत लेकर आए साइकोलॉजी को लेकर, वह था चेतना का विज्ञान। इसके बाद में मित्रों ध्यान देना, मैंने कल आपको बताया था कि चेतना का विज्ञान भी ये मत जो था ये भी धीरे धीरे खारिज हुआ। मित्रों ध्यान देना, जो चेतना का विज्ञान था वह 1870 में, मित्रों ध्यान देना, 1870 में विलियम जेम्स द्वारा मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से बिल्कुल अलग कर लिया गया। और मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये जो 1870 में विलियम जेम्स द्वारा दर्शन शास्त्र से जैसे ही मनोविज्ञान को अलग किया, उन्होंने अपना एक मत प्रचलित किया जिसका नाम था चेतना का विज्ञान। यानी कि साइकोलॉजी के बारे में कहा गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। चेतना है तो जीवन है, और जीवन है तो चेतना है। लेकिन मित्रों ध्यान देना, ये अभिप्राय साइकोलॉजी में सबसे कम समय तक चला। यानी कि 1870 से ये अभिप्राय केवल 30 वर्ष तक रहा। जैसे ही 1900 सदी आई, उस समय मित्रों ध्यान देना, इंग्लैंड के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक था, जिनका नाम था मित्रों ध्यान देना विलियम मैकडूल। विलियम मैकडूगल। मित्रों विलियम मैकडूगल एक किताब लिखी थी इन्होंने, एक इनकी बुक थी जिसका नाम था द आउट ऑफ लाइन साइकोलॉजी। तो मित्रों इन्होंने इसमें बताया था कि ये जो चेतना है ये एक बहुत बुरा शब्द है, और मैं मनोविज्ञान का या साइकोलॉजी का दुर्भाग्य मानता हूं कि इस विषय वस्तु में ये चेतना जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मित्रों मैंने कल आपको ये भी बताया था कि जो फ्राइड थे, ठीक है मित्रों ध्यान देना, फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का 1900 के लगभग ही एक सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने चेतना के 3 प्रकार बताए थे: चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। और विलियम जेम्स के पास एक प्रश्न रखा था कि आप ये बताइए कि मनोविज्ञान अगर चेतना का विज्ञान है तो फिर इसमें किस प्रकार की चेतना का अध्ययन किया जाता है। और इसका जवाब मित्रों ध्यान दीजिएगा, विलियम जेम्स के पास नहीं था। तो फिर मित्रों ध्यान देना, जो ये चेतना का विज्ञान था इसका विखंडन हो गया। बच्चों में आपको कुछ और भी विषय वस्तु बता दूं, बहुत सारे बच्चे जो कमेंट करते हैं, प्लीज आप वीडियो के ही बॉक्स पे कमेंट कीजिए। जो वीडियो में जो कमेंट बॉक्स आता है उसमें अपने कमेंट दीजिए, अपने सुझाव दीजिए, ताकि हमारी जो टेक्निकल टीम है, हमारे जो साथी हैं, वह आपकी समस्या को ध्यान में रखते हुए उसका निराकरण कर सके। मित्रों मेरे पर्सनल नंबरों पे आप कभी चैटिंग मत कीजिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप, चाहे आपको वॉइस की प्रॉब्लम हो या फिर आपको कुछ और प्रॉब्लम हो, और आपको लग रहा हो कि सर हमारी ये भी क्लासें लगाए, हम इसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पे ही कमेंट कीजिए, ना कि मेरे पर्सनल नंबरों पे, ताकि हमारे तमाम जितने भी हमारे साथी हैं, स्टाफ साथी हैं, उनको इस समस्या से अवगत हो सके। इसके बाद में मित्रों ध्यान दीजिएगा, जब तमाम ये सारे सिद्धांत, ये सारे अभिप्राय खारिज हो गए, यानी कि सबसे पहले जो आत्मा का विज्ञान था वो खारिज हो गया, फिर मन का विज्ञान था वो खारिज हो गया, फिर चेतना का विज्ञान था वो खारिज हो गया, तो मित्रों ध्यान देना, एक दुविधा से ये उत्पन्न हो गई कि फिर साइकोलॉजी है क्या। और इसी दुविधा का निराकरण करने के लिए मित्रों ध्यान दीजिएगा, उन 20वीं सदी में अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ। 20वीं सदी में अमेरिका में मित्रों ध्यान देना एक सम्मेलन हुआ, जिसमें मित्रों बहुत सारे विद्वान लोग आए हुए थे, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए हुए थे, बहुत सारे दर्शन शास्त्री आए हुए थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक आए थे, और उन्होंने अपने मनोविज्ञान के प्रति अपने विचार रखे थे। इस सम्मेलन में, बहुत ध्यान से सुना दोस्तों, इस सम्मेलन में जो व्यक्ति यहाँ पहुंचे थे, यानी कि जो व्यक्ति अपने विचार देने के लिए यहाँ आए थे, उनको उम्र के हिसाब से, यानी कि एज के हिसाब से बोलने की अनुमति दी गई थी। यानी कि जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा, यानी कि जिसकी उम्र ज्यादा होगी, उसको स्वाभाविक सी बात है, अनुभव भी ज्यादा होंगे, तो सबसे पहले उनको बोलने का मौका दिया गया।
मित्रों ध्यान देना, बारी बारी से सुबह से शाम तक हो गई, बारी बारी से लोग बोलते गए, लोग बोलते गए, लोग बोलते गए। बारी बारी से लोग बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए। लेकिन मित्रों ये जो मनोविज्ञान का जो अर्थ चाहिए था लोगों को, वह स्पष्ट अर्थ इसका निकल के नहीं आया। लोग पिछले जो अर्थ आए थे उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहे। कुछ लोगों ने कहा ये तो मन का ही विज्ञान है, कुछ ने कहा आत्मा का ही विज्ञान है। जब तमाम सारी कोशिशें जब असफल हो गई थी, तो लास्ट में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जे बी वॉटसन। और मित्रों ध्यान देना, इन्होंने अंतिम, क्योंकि युवा थे तो इनका नंबर सबसे लास्ट में आया हुआ था, और लास्ट में ये बोलते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, इसके बारे में इन्होंने विचार दिया कि ये व्यवहार का विज्ञान है। और मित्रों ध्यान देना, जैसे ही इनको पूछा गया कि कैसे व्यवहार का विज्ञान है, तो मित्रों इन्होंने कहा कि जो ये व्यवहार है, यानी कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक, पॉजिटिव, सकारात्मक विज्ञान है या अध्ययन है। मित्रों ध्यान देना, जो जे बी वॉटसन थे उन्होंने अंतिम लास्ट में, सबके लास्ट में अपना मत दिया कि मनोविज्ञान और कुछ नहीं है, मनोविज्ञान केवल और केवल व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन है। मित्रों ध्यान देना, धनात्मक या सकारात्मक अध्ययन है, ये भी लास्ट में आपका शब्द आना चाहिए। जब लोगों ने इनको पूछा कि किस प्रकार से इसको व्यवहार का इस सकारात्मक अध्ययन आप कर सकते हो, तो इन्होंने बताया, मित्रों मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, इन्होंने कहा कि हमेशा व्यक्ति के व्यवहार में उपलब्धियां, यानी कि हमेशा जो व्यक्ति का व्यवहार है उसके व्यवहार में जुड़ता हुआ चला जाता है। हर बार हम नई नई चीजों को देखते हैं, हर बार नई नई घटनाओं को हम देखते हैं, और उस घटना से हमारे व्यवहार में और ग्रोथ आती है और उसमें पॉजिटिव आती है। अर्थात जो व्यवहार होता है वो हमेशा सकारात्मकता की ओर गति करता है, और वो प्लस होते होते बहुत ज्यादा हमारे अंदर होता है, और यही मनोविज्ञान है। जैसे मित्रों ने एक एग्जाम्पल दिया था, और एग्जाम्पल में इन्होंने बताया था कि जैसे कोई गांव में कोई व्यक्ति रहता है, जैसे वो बड़ा हुआ गांव से, मित्रों ध्यान देना, वो कस्बे में निकला, फिर इसके बाद में जैसे वो कस्बा में गया, उसके बाद में फिर वो शहर की ओर निकला, फिर इसके बाद में जैसे वो शहर की ओर गया, फिर वो महानगर की ओर निकला, जो महानगर है उनकी ओर पलायन किया, फिर इसके बाद में मान लो वही व्यक्ति विदेश में चला गया। तो यहाँ ध्यान से देखना दोस्तों, जो गांव है, पहले जो वह व्यक्ति था उसको केवल गांव का ही व्यवहार उसके पास था। गांव में लोग कैसे रहते हैं, गांव में लोग खाना कैसे खाते हैं, गांव में लोग कब सो जाते हैं, गांव में लोगों की दिनचर्या क्या है, ये तमाम व्यवहार सबसे पहले उसके पास थे। जब यही व्यक्ति गांव से जब कस्बे में गया, कस्बे की ओर गया, तो मित्रों ध्यान देना, उसके व्यवहार में इस कस्बे का व्यवहार क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। गांव के लोगों की दिनचर्या और कस्बे के लोगों की दिनचर्या क्योंकि बदली सी होते हैं, तो जब गांव का व्यक्ति कस्बे में जाएगा तो इसके व्यवहार में क्या आएगी, इसके व्यवहार काउंट होगा। फिर इसके बाद में जैसे ये कस्बे से व्यक्ति शहर की ओर जाएगा, तो मित्रों इसी व्यक्ति में शहर का व्यवहार भी क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। फिर यही व्यक्ति जब महानगर की ओर जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इस शहर के व्यवहार में महानगर का व्यवहार क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। और मित्रों यही व्यक्ति महानगर से जब विदेश जाएगा, तो विदेश का व्यवहार इस महानगर में क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। लेकिन बहुत ध्यान से देखना, उसके व्यवहार तो बढ़ रहा है, इस व्यक्ति में व्यवहार में तो क्या आ रही है, धनात्मकता आ रही है, सकारात्मकता आ रही है। लेकिन अगर ये व्यक्ति विदेश से वापस गांव आए, भाई 5 साल में 10 साल में, मान लो ये अमेरिका गया हुआ था, यूएस गया हुआ था, और अमेरिका से ये व्यक्ति अगर गांव आए 5-10 साल में, तो ऐसा नहीं होगा कि अब ये गांव का व्यवहार भूल गया। उसको आज भी पता है, चाहे वो 50 साल बाद में गांव जाए, उसको फिर भी पता रहेगा कि गांव में लोग कैसे रहते थे, गांव की दिनचर्या कैसी होती है, वहां का रूटीन कैसा बना रहता है। ये सारी चीजें उसके मनो मस्तिष्क में रहेगी, क्योंकि व्यवहार कभी कम नहीं होता, व्यवहार को आप बढ़ा ही सकते हो, घटा नहीं सकते। और मित्रों यही बात किसने बताई थी, जे बी वॉटसन ने। यानी कि मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। यानी कि मनोविज्ञान जो होती है वो व्यवहार के आधार पे क्या कर सकते हो आप, इसका अध्ययन कर सकते हो। लास्ट एक और एग्जांपल में मित्रों अगर आपको दूं, जैसे मित्रों हम जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे होते थे, मैं जब भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था, तो कुछ बच्चे जैसे हमारा 100 का बैच था, 150 का बैच था, और कुछ बच्चों को जब मैं पढ़ा रहा होता था, जब 1 घंटे की मैं क्लास लेता था, बाय द वे कभी कभार मैं 2 घंटे की अगर मान लो क्लास लूं,
तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अरे यार ये ऐसे ऐसे करते हैं, इसका मतलब उसके व्यवहार को देख के। अभी मुझे पता नहीं था कि किसका दिमाग नहीं लग रहा पढ़ने में, कौन स्टडी में इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन उस व्यवहार को देख के एक टीचर को ये पता लग जाता है कि इस बच्चे का अभी स्टडी में कोई ध्यान नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चे ऊपर होने लगते हैं, कुछ बच्चे नीचे होने लगते हैं, किसी के मुंह का जो एक्सपीरियंस है वो अलग तरीके से चलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी व्यवहार को ध्यान में रख के आप दूसरे की साइकोलॉजी पढ़ सकते हो, दूसरे की मनोविज्ञान के बारे में जान सकते हो। जब जेबी वॉटसन ने इस बात के बारे में बताया, यानी कि उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है, तो तमाम जितने भी विद्वान उस हॉल में बैठे हुए थे वहां से आवाज निकल के आती है, वंस मोर वंस मोर वंस मोर, हमें एक बार फिर इसके बारे में समझाओ, हमें एक बार फिर इसके बारे में समझाओ। तब उनको मित्रों और आत्मविश्वास उनको मिल जाता है, कॉन्फिडेंस उनका और बढ़ जाता है। और मित्रों ध्यान देना, जेबी वॉटसन जो जेबी वॉटसन थे उन्होंने ये तक बोल देते हैं वह कि आप मुझे एक बालक दे दो, वो बोलते हैं आप मुझे एक बालक दो, एक बालक दे दीजिए, मैं उसको कुछ भी बना दूंगा। मित्रों ध्यान देना, जब उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, लोग उनको कहते हैं वंस मोर, एक बार और हमें इस विषय वस्तु के इस परिभाषा के बारे में समझाओ, तो वॉटसन कहते हैं उनके विश्वास, क्योंकि उनका विश्वास लबालब होता है, तो बोलते हैं आप मुझे एक बालक दे दो, मैं उसको कुछ भी बना दूंगा। मतलब मैं उसको चोर बना दूं, मैं उसको इंजीनियर बना दूं, मैं उसको वैज्ञानिक बना दूं, मैं इसको डॉक्टर बना दूं, मैं इसको टीचर बना दूं, कुछ भी बना सकता हूं। क्योंकि मित्रों ध्यान देना, क्योंकि व्यवहार, और मित्रों आपको पता है व्यक्तित्व में जॉन लॉक नामक एक व्यक्ति ने तो ये भी बोला था कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे बैंक के खाली चेक के समान होते हैं, जिसमें आप अपने कोई सा भी अनुभव लिख सकते हैं। जिस प्रकार से एक जो बैंक होता है, बैंक का जो खाली चेक होता है उसमें आप कितने भी पैसे लिख दो, 5 लाख 10 लाख, उसी प्रकार से बच्चे होते हैं, एक कोरे कागज के समान उनका दिमाग होता है, जिसमें आप अपने कोई से भी अनुभव बुझा सकते हो। इसी आधार पे ध्यान देना, उन्होंने बोला था कि आप मुझे एक बालक दे दो, उसको मैं कुछ भी बना दूंगा, क्योंकि इसमें मैं किसी भी प्रकार का व्यवहार डाल सकता हूँ। ये बात जब मनोविज्ञान में निकल के आई, तब से लेकर आज तक, मैं आज की बात कर रहा हूँ, 20 ईयर की बात कर रहा हूँ, 2020, अभी तक हम केवल मनोविज्ञान में जो अभिप्राय को लेकर पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और मित्रों ध्यान देना, व्यवहार का भी कैसा, सकारात्मक व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक सकारात्मक पॉजिटिव विज्ञान है। यानी कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। मित्रों ध्यान देना, जो जेबी वॉटसन थे वो 20वीं सदी के चमकते हुए सितारा भी जाने जाते हैं, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और पूछे भी हुए, आपसे पूछे निम्न में से कौन सा विद्वान है जिसको 20वीं सदी का चमकता हुआ सितारा की संज्ञा दी जाते हैं, तो मित्रों ध्यान देना वह जेबी वॉटसन है। और मित्रों ध्यान देना, वॉटसन ही थे जिन्होंने कहा था कि आप मुझे एक बालक दे दो, उसको मैं कुछ भी बना दूंगा, चाहे चोर डाकू इंजीनियर जो भी। इसके बाद में मित्रों एक वैज्ञानिक आते हैं, वुडवर्थ, नाम सुना हो, प्रश्नावली जो विधि है उसके जनक भी हैं वुडवर्थ। और वुडवर्थ ने मित्रों ध्यान देना, इन तमाम जितनी भी जो परिभाषाएं, जो अभिप्राय मनोविज्ञान के निकल के आए थे, उनका एक निचोड़ बना के एक नई परिभाषा देते हैं, जिसको बोलते हैं अ, मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा परिभाषा। अर्थ यात्रा परिभाषा, मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा परिभाषा। और वो बोलते हैं, देखो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार ये तय मान के चलो, लगभग लगभग आप जब जब 3-4 पेपर आप दोगे, जैसे सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, या रिट है, फिर सीटेट है, हर साल कहीं ना कहीं पे आपको वुडवर्थ से क्वेश्चन आपको मनोविज्ञान में जरूर मिलेगा। और सर्वाधिक जो वुडवर्थ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से ज्यादा बनते हैं। कई बार क्वेश्चन बन जाता है, निम्न में से कौन से विद्वान थे जिन्होंने मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा परिभाषा प्रतिपादित किया, तो मित्रों वो वुडवर्थ थे। मित्रों ध्यान देना, वुडवर्थ ने ही कहा था कि मनोविज्ञान सबसे, देखो इसकी यात्रा को लेकर उन्होंने परिभाषा दी थी। वुडवर्थ बोल रहे थे कि मनोविज्ञान सबसे पहले आत्मा का विज्ञान था, फिर आत्मा का विज्ञान के बाद में उन्होंने मन का विज्ञान को धारण किया, मन के विज्ञान को छोड़ के उन्होंने चेतना को धारण किया, और चेतना को छोड़ के आज वो व्यवहार के विज्ञान पे चल रहा है। ये थी आपके वुडवर्थ की परिभाषा, जिसको आप मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा के नाम से जानते हैं। मित्रों ध्यान देना, प्रेजेंट में जो हम मनोविज्ञान के बारे में जो अभिप्राय को लेकर पढ़ते हैं,
आपसे पूछे वर्तमान में मनोविज्ञान का अभिप्राय क्या है, या मनोविज्ञान को हम किस अभिप्राय के आधार पे देखते हैं, पढ़ते हैं, तो मित्रों ध्यान देना, वर्तमान में जो वॉटसन के द्वारा जो प्रतिपादित जो परिभाषा है वही आज मनोविज्ञान की अभिप्राय है। और मित्रों वो ये है कि मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। बच्चों में आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, मैंने कल हमारी टेक्निकल टीम से बात की थी, और हमारे तमाम जो मेरे खुद के वीडियो है कंपटीशन लेवल के, वो आपको प्ले लिस्ट में बाय दिलराज सर के नाम से या फिर DRJ सर के नाम से मिल जाएंगे। अगर आपको सारे वीडियो नहीं मिलते, वैसे बाय द वे मैंने अभी 3-4 वीडियो ही आपको प्रेषित किए हुए हैं, 3-4 वीडियो मैंने डाला है। जब जब भी मेरे पास टाइम आता है तो मैं आपको बिल्कुल समय देता हूँ। और पिछले वीडियो में क्योंकि मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उससे भी मुझे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला। आपका प्यार और स्नेह इसी प्रकार से बना रहे, और हम भी आपके लिए ताबड़तोड़ मेहनत करके आपके पास नए नए कंटेक्ट लेकर आएंगे, तो शायद आपको कहीं ना मिले। इसके बाद में मित्रों ध्यान देना, ये था आपके मनोविज्ञान का अर्थ अभिप्राय, जो हमने 2-3 दिन से 2-3 वीडियो के माध्यम से इस पर चर्चा की है कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान कैसी है, इन तमाम चीजों के बारे में हमने देखा है। 1 सेकंड दोस्तों। ओके, तो इसके बाद में मित्रों ध्यान देना, आज हम जो पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान का, अब हम सिलेबस की ओर बढ़ने वाले हैं। अब तक हमारा एक बेसिक था कि मनोविज्ञान क्या है, और मुझे पूरा विश्वास है, और विश्वास के साथ साथ पूरी उम्मीद भी मुझे है कि आप इस मनोविज्ञान के अर्थ, अभिप्राय और इसके बेसिक को पूरी तरह से अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। मित्रों आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो यूनिट रहने वाला है वह है मित्रों ध्यान दीजिएगा, व्यक्तित्व। यूनिट नंबर 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा जरूरत भी होते हैं व्यक्तित्व की। तो रिट सिलेबस के अनुसार वैसे सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो बीएड का आप एग्जाम दो, पीटीटी दो, चाहे फिर आप बीएसटीसी का एग्जाम दो, ग्रेड सेकंड का एग्जाम दो, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दो, कोई सा भी जो आप टीचिंग लेवल पे, अगर टीचिंग क्षेत्र पे आते हो और अगर उसका एग्जाम दोगे, तो मनोविज्ञान में ये टॉपिक बिल्कुल आने वाला है आपके। और मित्रों नए टॉपिक का बिल्कुल यूनिट रिट सिलेबस के अनुसार अगर बात करूं तो यूनिट नंबर 3 व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। मित्रों ध्यान देना, जो आपका यूनिट नंबर 3 है जो व्यक्तित्व है, मित्रों ध्यान देना, व्यक्तित्व के बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं व्यक्तित्व क्या होता है। पहली बात तो मित्रों जिस प्रकार से मनोविज्ञान के लिए ये शब्द निकल के आए थे कि मनोविज्ञान एक ग्रीक भाषा का साइकोलॉजी नामक शब्द से मिलकर बना हुआ है, उसी प्रकार दोस्तों ध्यान देना, जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों। व्यक्तित्व लैटिन भाषा का शब्द है, व्यक्तित्व लैटिन भाषा का शब्द है, और ये जो लैटिन भाषा का शब्द है ये पर्सोना है। पर्सोना। मित्रों ध्यान देना, जो व्यक्तित्व है वो लैटिन भाषा के पर्सोना नामक शब्द से मिलकर बना हुआ है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो आपका जो व्यक्तित्व है वह लैटिन भाषा के पर्सोना नामक शब्द से मिलकर बना हुआ है। और ये जो पर्सोना नामक शब्द है इसका जो अर्थ होता है वो होता है मुखौटा। मुखौटा, नकाब। बहुत अच्छा एक शायर भी है गालिब साहब की, आपने पढ़ा भी होगा, और कई बार आपको सोशल मीडिया में भी इस शायरी के बारे में पता भी लग जाता है। वैसे मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन 2 शब्द 2 लाइनें उसकी सुना रहा हूँ आपको याद दिलाने के लिए। आपको पता है, ले आता है ना, वो एक मेरे खुद के दिमाग से निकल गया, चलो छोड़ो, क्या था अभी दिमाग में ला रहा हूँ, जैसे दिमाग में आ जाएगा मैं जरूर आपके सामने उसको भी रखने वाला हूँ। ले रुख से नकाब हटा लिया जी भर के मेरा दीदार कर, आए हूँ तेरी मजार पे, सुना होगा ना, एक मन चला लड़का रोज, तो वो वाला मामला है दोस्तों। इधर आइए, आपको छोड़ो कल की बातें, अभी वर्तमान में जिए, हमें साइकोलॉजी पढ़ना है। देखो जो व्यक्तित्व है वो लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से मिलके बना हुआ है। ये लैटिन भाषा का शब्द है जो पर्सोना, इसका मूल अर्थ है। और मित्रों जो पर्सोना का जो अर्थ है वह है मुखौटा या नकाब। मित्रों ध्यान देना, सबसे पहले व्यक्तित्व के बारे में कहा गया कि व्यक्तित्व एक मुखौटा है, एक नकाब है। जैसे दोस्तों आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, अभी मेरे किसका मुखौटा लगा हुआ है? बेसिकली अभी मुखौटा का मतलब है अभी मेरा आचरण कौन सा है? मेरा आचरण अभी जो मैं मुखौटा, अभी जो मैं नकाब ओढ़ के आया हूं, मैं जो नकाब मेरे अंदर है वो एक टीचर का नकाब है, एक टीचर का मुखौटा है। तो मेरा व्यक्तित्व किस प्रकार का हो गया? टीचर का। मित्रों आप दूर से पुलिस वाले को कैसे पता लगा लेते हो पुलिस वाला है? एक सादा ड्रेस में जो पुलिस वाले होते हैं उनको देख के आपको पता ही नहीं लगता कि ये पुलिस वाला है।
लेकिन अगर कोई ड्रेस में आता है तो उनकी ड्रेस क्या है, वही उनका एक मुखौटा है दोस्तों, उनका एक नकाब है। जैसे पुलिस वाले ड्रेस में होते हैं तो हम उनको देख के पता लगा लेते हैं कि ये पुलिस वाले हैं। तो सर्वप्रथम मुखौटा का मतलब होता है, मित्रों ध्यान देना, जैसे एक पुत्र और एक पिता आपस में ज्यादा बातें नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनका एक नकाब, एक मुखौटा मुखौटा है कि ये मेरे पापा है, ये मेरा बेटा है। तो मित्रों ध्यान देना, मुखौटा का मतलब होता है कि हम व्यक्तित्व का पता लगा ले, किसी की पर्सनैलिटी का पता लगा ले। तो मित्रों ध्यान देना, इसके बाद में बहुत ध्यान से सुनना इस बात को बच्चों। जो व्यक्तित्व होता है वो लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है मुखौटा या किसी का नकाब। लेकिन ये होता नकली नकाब है। इसका एक और मैं एग्जांपल आपको दे दूं। जब कई बार आप देखना रामायण के समय या फिर जो रामलीला होती है हमारे गांव में या सिटी में उसमें, या फिर नवरात्रा के समय बहुत सारे व्यक्ति, चाहे मित्रों ध्यान देना, एक 20 साल का लड़का है और अगर वह हनुमान जी का मुखौटा लगा ले, रियल हनुमान जी का मुखौटा लगा ले, और मित्रों अपनी जो पूरा शरीर है उसको लालिमा से रंग ले और गोठा ले ले और फिर हमारे गांव में घूमे, तो मुझे आप दिल से बताओ, बड़े बड़े लोग, छोटे लोग तो उसके प्रणाम करेंगे से, उनके चरण स्पर्श करेंगे से, बड़े बड़े लोग भी उसके क्या करने लग जाते हैं, चरण स्पर्श करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि मित्रों ध्यान देना, अब वह व्यक्ति वो 20 साल का लड़का नहीं रहा, उसका व्यक्तित्व चेंज हो गया, वो मुखौटा अब इसको किस रूप में डाल दिया, भगवान हनुमान के रूप में। तो मित्रों ध्यान देना, मुखौटा का मतलब ही होता है व्यक्तित्व। लेकिन बाद में मित्रों ध्यान देना, ये मुखौटा केवल सतही स्तर का व्यक्तित्व है। सबसे पहले जो व्यक्तित्व के बारे में लोगों ने स्टार्टिंग में जब बात की कि व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है, तो लोगों ने कहा कि व्यक्तित्व का मतलब शरीर की सुंदरता, पहनावा आदि होता है। आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो या नहीं, अगर आपने एक अच्छे से ड्रेस पहन ली, अच्छे कपड़े आपके पास, आप अच्छे नारे हो, साथ ही साथ आप सुंदर हो, शरीर से मजबूत हो, सुडौल हो, तो आपका व्यक्तित्व अच्छा है। ये परिभाषा व्यक्तित्व की स्टार्टिंग में आई कि शरीर की सुंदरता, कपड़े, ये अगर अच्छे होंगे, शरीर की सुंदरता और कपड़े, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है। लेकिन मित्रों बाद में इस विषय वस्तु को मनोविज्ञान ने स्वीकार नहीं किया। उसने कहा जरूरी नहीं कोई व्यक्ति सुंदर हो तो उसका व्यक्तित्व इतना अच्छा होगा। उन्होंने कई एग्जाम्पल हमारे पास रखे थे मनोविज्ञान ने, जिसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल था वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी था। मित्रों आप ये काल्पनिक एग्जाम समझ लो, आप जो अब सबके जो आइडियल है, मेरे तो खुद के तो आइडियल हैं सही, ऐसे नेक दिल इंसान है दोस्तों, जिनके बारे में जब जब नाम हमारे सामने आता है तो हमारे दिलो जहन से विषय वस्तु निकल जाते हैं कि ये हिंदू थे या मुस्लिम थे। इसलिए ध्यान देना, भारतवर्ष के लिए इन्होंने इतना कुछ किया कि हम इनके सदा ऋणी रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए ऋणी रहेंगे। मित्रों ध्यान देना, इनको करोड़ों अरबों रुपए के ऑफर अमेरिका द्वारा आए थे, लेकिन इन्होंने भारत के लिए अ, उसको छोड़ा, उस रुपयों को टुकराया और आज भारत को ऐसी विषय वस्तु देके गई, ऐसी चीजें हमें प्रदान करके गई जिसके हम सदा पूरा भारतवर्ष इनके लिए ऋणी रहेंगे। मित्रों इनका व्यक्तित्व, खुद का इनका व्यक्तित्व देखो, इनका व्यक्तित्व ऐसा था, और इन्होंने जब ये बीमार थे तब भारत सरकार से इन्होंने निवेदन किया था कि जब मेरी डेथ हो, जब मैं भगवान को प्यारा हो जाऊं, अल्लाह को प्यारा हो जाऊं, तो स्कूलों में एक दिन की भी छुट्टी मत रखना, क्योंकि मेरी वजह से मैं नहीं चाहता बच्चों के 12 घंटे या 6 घंटे खराब हो। तो ऐसा व्यक्तित्व था, लेकिन फिर भी क्योंकि नाम ही इतना बड़ा था, काम में इनके कर्म ही महान थे, बिल्कुल नेक दिल इंसान थे, तो भारत सरकार ने इनके आदेश के बावजूद भी एक दिन के इनको सम्मान के लिए विद्यालय में और गवर्नमेंट संस्थाओं में छुट्टी रखी थी। मित्रों ध्यान देना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताओ इनकी सुंदरता से अच्छे थे क्या? नहीं थे। मित्रों ध्यान देना, उनके बाल देखो, उनका पोशाक देखो, सुंदरता से ये अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी इनका व्यक्तित्व तो कितना ऊंचा था, इनकी पर्सनैलिटी कितनी ऊंची थी। मित्रों ध्यान देना, एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में, अब हम अगर सुंदरता के आधार पर ही किसी के व्यक्तित्व को नापने लगे, तो फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मतलब कोई व्यक्तित्व नहीं था, इनके पास अच्छा व्यक्तित्व नहीं था, लेकिन ये तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के धनी थे। मैं तो कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल नेक दिल इंसान थे, ये तो ऐसे इंसान थे कि जब जब इनका नाम आता है तो हमारे दिलो जहल में ये चीज नहीं आती कि हिंदू थे या मुसलमान थे। हम हमेशा मानते हैं, तो हमेशा भारत के एक सच्चे सिपाही थे जिन्होंने देश के लिए अपना पूरा तन मन से पूरी सेवा की। इसी साथ साथ अगर मैं बात करूं लाल बहादुर शास्त्री की, लाल बहादुर शास्त्री, तो मित्रों ध्यान देना, लाल बहादुर शास्त्री का कद कितना छोटा था, लेकिन फिर भी ये तो भारत के प्रधानमंत्री बन गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये बने। और मित्रों ध्यान देना, इन्होंने अपने व्यक्तित्व को और काफी विश्व तक झलकाया। तो मित्रों व्यक्तित्व का मतलब ये नहीं है कि व्यक्तित्व में शरीर का बाहरी स्तर देखा जाए,
मैं नाम तो नहीं, नाम भी ले लूंगा, उसमें क्या है, वह दिखती हुई सी बात है। एक बॉलीवुड में एक भाई साहब है जो 55 साल के हो गए, अभी तक शादी नहीं की उन्होंने, शादी नहीं की। शरीर से जबकि हट्टे कट्टे हैं, गोरे चिट्टे हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी तक शादी नहीं की। कई बार तो कभी कभी तो हिरण को मार के जोधपुर जेल के चक्कर लगाते हैं, कई बार जो फुटपाथ पे सो रहे होते हैं उनको मार के फिर जेल में चले जाते हैं। इतने हैंडसम, इतनी अच्छी ड्रेस पहनने के बाद भी ये जेल में क्यों जा रहे हैं? क्या बताओ, हैंडसम से किसी का व्यक्ति, अब इनका व्यक्तित्व कैसा हुआ? फॉर एग्जाम्पल सलमान खान, उनका व्यक्तित्व कैसा हुआ? उनका व्यक्तित्व घटिया हो गया। तो व्यक्तित्व का मतलब शरीर की बाहरी सुंदरता को देखकर हम किसी के व्यक्तित्व को माप नहीं सकते दोस्तों। व्यक्तित्व का मतलब होता है, ध्यान देना दोस्तों, व्यक्तित्व का मतलब आंतरिक गुण होते हैं। व्यक्तित्व में सामाजिक व्यवहार, आंतरिक गुण, तमाम सारी चीजें आ जाती है। तो मित्रों ध्यान देना, सबसे पहले जो व्यक्तित्व आया वो लैटिन भाषा का एक शब्द था पर्सोना, जिसका अर्थ था मुखौटा। और मुखौटा का मतलब था कि आपका जो शरीर है वो सुंदर है कि नहीं है, आप किस प्रकार का मुखौटा है। अगर आप सुंदर हैं तो आपका व्यक्तित्व अच्छा सुंदर है, आप अगर अच्छे नहीं हो, करूप हो, तो आपका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है। लेकिन मनोविज्ञान इस परिभाषा को नहीं माना। मनोविज्ञान तो कहता है, मित्रों ध्यान देना, जब मनोविज्ञान ने इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया, यानी कि वह अस्वीकार, जब इस परिभाषा को, मित्रों ध्यान देना, मनोविज्ञान ने अस्वीकार कर दिया, तो दोस्तों ध्यान देना, इसके बाद में तमाम बहुत सारे वैज्ञानिक आकर व्यक्तित्व की बहुत सारी परिभाषाएं दी। और उस समय एक बहुत बड़ा नाम आया, 1937 की बात है दोस्तों, 1937, एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था आलपोर्ट, ओलपोर्ट। मित्रों ध्यान देना, जब मनोविज्ञान ने उस सतही लेवल की जो सुंदरता को जो खंडन कर दिया, उसके बाद में बहुत सारे वैज्ञानिक आए और मित्रों ध्यान देना, उन्होंने व्यक्तित्व के बारे में नई नई परिभाषाएं दी। और इन तमाम जितनी भी परिभाषाएं थी, इनको एक व्यक्ति थे 1937 में आए हुए, जिनका नाम था आलपोर्ट। उन्होंने इन तमाम परिभाषाओं को निचोड़ निकाला। सब परिभाषाओं को इन्होंने सबसे पहले पढ़ा, पढ़ने के बाद में निचोड़ निकाल के एक अपनी खुद की परिभाषा दी, जो व्यक्तित्व की सबसे पावरफुल परिभाषाओं में से एक मानी जाती है। हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। मित्रों ध्यान देना, इन्होंने एक परिभाषा दी, और इन्होंने परिभाषा दी कि जो व्यक्तित्व होता है, इन्होंने देखो मित्रों परिभाषा क्या दी थी, व्यक्तित्व आलपोर्ट के अनुसार, मैं पूरी लिख देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। आलपोर्ट के अनुसार, ओलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का व गत्यात्मक मनोदैहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन होता है जो वातावरण के साथ अपना अपूर्व समायोजन कर ले। ये व्यक्तित्व है दोस्तों, ये आलपोर्ट की परिभाषा है। ये जो परिभाषा है, ये आलपोर्ट की परिभाषा है दोस्तों। देखो आलपोर्ट ने मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा, व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा। एक बार जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ओके दोस्तों, देखो जो आलपोर्ट थे उन्होंने क्या बताया, आलपोर्ट के अनुसार जो व्यक्तित्व की, उन्हें पर्सनैलिटी की जो परिभाषा दी, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदेहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन होता है जो वातावरण के साथ अपना अपूर्व समायोजन कर ले। यानी कि जो वातावरण के साथ क्या कर ले, अपना अपूर्व समायोजन। थोड़ी सी मैं इसको समझाऊं आपको परिभाषा को, क्योंकि समझना पड़ेगा।
आलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का, मनोदैहिक के मतलब अपने शरीर के गुणों का, क्योंकि गुण अपने शरीर में होते हैं, मनोदैहिक मन के या दैहिक का मतलब शरीर, मनोदैहिक गुणों का वो गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक संगठन का मतलब होता है लचीलापन, लचीलापन। ठीक है, उसमें वो कितना सॉफ्ट है, व्यक्ति कितना लचीलापन है, यानी कि वह गत्यात्मक संगठन होता है। गत्यात्मक का मतलब लचीलापन संगठन होता है जो वातावरण के साथ अपना अपूर्व समायोजन कर ले, जैसा वातावरण उसी की तरह ढल जाए, उसी की तरह लचीलापन आ जाए, वो होता है आपका व्यक्तित्व। फॉर एग्जाम्पल, बड़े ध्यान से बच्चों इस एग्जाम्पल को आप अपने मनो मस्तिष्क में, अपने जहन पे बिठाइए, ताकि आप हमेशा इसको रटने से बचते रहे। आप हमेशा जब तक एग्जाम आपके ना लगे तब तक आपको समझ में आए। कहीं जगह हो तो वीडियो को रोक रोक के आप एग्जाम्पल की कुछ हिंट भी लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। मित्रों, देखो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़की थी, वह लड़की अपने ससुराल गई, उसकी शादी हो गई और अपने ससुराल गई। और मित्रों ध्यान देना, वो जो लड़की थी उसकी टाइम टेबल दिनचर्या क्या रही थी कि वह ससुराल जैसे गई, वह रात के 10 बजे मोबाइल चलाती, एंड्रॉइड फोन जिसमें व्हाट्सएप फेसबुक के चला के सोती, वह यूट्यूब देखती, फिल्म विल्म पिक्चर विक्चर देखती। सुबह वो 11 बजे उठती, मॉर्निंग के 10 बजे रात की सोती, सुबह 11 बजे उठती। उठने के बाद में अपने दिनचर्या के सारे काम, नहाना धोना हुआ, उसके बाद में खाना खा के वापस फिर मोबाइल में लग जाती। फिर इसके बाद में जैसे मोबाइल में लगी, फिर इसके बाद में कुछ समय टीवी देख लेती, कुछ समय बालकनी में घूम के, फिर शाम को जब खाने का टाइम हो गया फिर खाना खाने के लिए बैठ जाती। खाना खाने के बाद में फिर वही प्रक्रिया, हल्का फुल्का घूमा, उसके बाद में फिर मोबाइल चलाने लग जाती, फिर रात के 10 बज जाते। फिर इस प्रकार से उसकी दिनचर्या चलती रही। 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, सासू माँ ने खूब बर्दाश्त कर लिया। पहली बात तो भारतीय समाज में, ये भारतीय देश में ये सासू बड़ी डेंजर होते हैं, जो सास सासू होते हैं बड़ी डेंजर होती है। तो मित्रों सास ने 2 महीने, उसकी जो सास थी उसने 2 महीने बर्दाश्त कर लिए। एक दिन सास उसके पास आई और बोली कि बेटा, तो जो उसकी बहू थी वो बोली हुक्म करो, क्या आदेश है। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, आपके घर पे भले ये चलता होगा कि 11 बजे उठना, फिर उसके बाद में कुछ काम नहीं करना, खा पी के फिर मोबाइल टीवी पे लगे रहना, लेकिन बेटा हमारे ऐसा कल्चर नहीं है, हमारे ऐसे नहीं चलता। हमारे तो जो बहू होती है, जो नई नवेली जो दुल्हन होती है, उसको 4-5 बजे उठना पड़ता है, नहाने धोने के बाद में भगवान की आरती करनी पड़ती है, फिर सबको आरती देनी पड़ती है। उसके बाद में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके पैर छूना पड़ता है, उनको चाय वाय पिलाने पड़ते हैं, सारा काम करना पड़ता है। इसी फालतू में सोना, ये काम मोबाइल चलाना, ये एक हमारे यहाँ बहू के कल्चर में नहीं है। जैसे ये बात बहू को सास ने कहा, तो बहू को गुस्सा आ गया और वो टेबल के एक धड़ा से एक हाथ से मारी टेबल को, कि आपने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं तो जा रही हूँ मेरे घर में ये कर रही हूँ। तो मुझे ये बताओ, वह समायोजन, समायोजन का मतलब है आप समायोजन बिठा लेना। क्या उस बहू की बात पे, सॉरी उस सास की बात पे क्या बहू ने समायोजन बिठा लिया क्या दोस्तों? नहीं। यहाँ पर जो सास उसको समझा रही थी उस बात को उसने उल्टा लिया, वह समायोजन नहीं बैठा रही। वह अगर समायोजन नहीं बैठा पा रही, मैं ये कर रहा हूँ, देखो एक तो उसके घर का वातावरण अलग था, ये देखो वातावरण के साथ, इस परिभाषा को, कंटेक्ट को, एक एक शब्द को समझो तब जाके आलपोर्ट की परिभाषा समझ में आएगी। वातावरण उसके घर का अलग था, 11-12 बजे उठना, लेकिन यहाँ वातावरण अलग था। और जब उसको वो वातावरण में समायोजन नहीं बैठा पा रहे, जब उसकी सास ने उसको कहा कि ऐसा वातावरण जो तेरे घर का था वह यहाँ का नहीं रहने वाला, यानी कि आपके घर पे भले आप 11 बजे उठ जाते थे लेकिन यहाँ नहीं उठ सकते, यानी कि वातावरण चेंज था। मित्रों वातावरण के साथ वो समायोजन नहीं बैठा पा रही थी, जबकि टकराव हो गया सास और बहू में। तो इस स्थिति में बताओ उस बहू का व्यक्तित्व सही है या गलत है? इस स्थिति में वह जो नई नवेली जो दुल्हन है, वह जो बहू है, उसका व्यक्तित्व बिल्कुल गलत है मित्रों, उसका व्यक्तित्व सही नहीं है। लेकिन वही बहू, जैसे उसकी सास माँ उसको बोलती कि बेटा ऐसे हमारे नहीं चलता, हमारे तो 4 बजे उठना है, नहाना धोना है, आरती लेना है, बुजुर्गों के पाँव छूना है, उनके आशीर्वाद लेना है, सभी कार्य बहू को करने पड़ते हैं, छोटे मोटे आप भले हमारी हेल्प ले सकते हो। जैसे ये बात उनको उसकी सासू माँ ने उसको बोला, और वह बहू उसको बोलती कि सॉरी सासू माँ, मुझे पता नहीं था, मैं तो पहली बार ससुराल आई हूँ, मेरी माँ ने भी मुझे नहीं सिखाया, आगे से मैं जल्दी उठूंगी, मैं आरती भी लूंगी, मैं नहाऊंगी भी सही, और मैं बुजुर्गों के पैर भी छूंगी और मैं काम भी करूंगी।
तो बताओ मित्रों, नए वातावरण में उसका समायोजन बेटा का नहीं बेटा, उसके व्यक्तित्व में लचीलापन यानी कि उसमें गत्यात्मक संगठन है कि नहीं है, वो समायोजन बिठा लिया। और अगर समायोजन हर जगह बिठा लेता है वो उसका व्यक्तित्व प्रबल होता है। आलपोर्ट ने ये बताया था। आलपोर्ट कहते हैं शरीर की सुंदरता है, व्यक्तित्व नहीं है। अभी हमारी सुंदरता देखो, हम कहीं नहीं है तो हमारा व्यक्तित्व, इसका मतलब ये नहीं कि बिगड़ा हुआ है। तो व्यक्तित्व का मतलब होता है, व्यक्तित्व व्यक्ति का वो मनोदेही गुण होता है जो उसे वातावरण के साथ, मनोदेही गुण का वो गत्यात्मक संगठन होता है जो उसे वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन बिठा ले। ये आपका व्यक्तित्व है। आप कहीं भी जब आपके रिलेशन में जाते हो, रिश्तेदारों में जाते हो, तो आप वहां किस, देखो आप घर पे भले भाई बहन लड़ लेते हो, झगड़ लेते हो, लेकिन क्या वहां जाकर भी आप लड़ते हो, झगड़ते हो क्या? नहीं। क्योंकि आपको पता है वहाँ नया वातावरण है, वहां हमें समायोजन बिठाना है। अगर आप वहां जाकर लड़ाई झगड़े नहीं करे, मतलब आपका व्यक्तित्व सही है। आप वातावरण के साथ समायोजन बिठाने के काबिल हो तो आपका व्यक्तित्व सही है। तो मित्रों, आलपोर्ट के अनुसार ये व्यक्तित्व था। आलपोर्ट ने बताया था व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है, और आलपोर्ट ने ये बात में इसके बारे में बताया था। अब मित्रों, हमें देखो ये जो व्यवहार है, जो हम जेबी वॉटसन के बारे में पढ़ के आए थे, उन्होंने जो व्यवहार का जो अध्ययन हमें बताया था। मित्रों, मैं आपको कुछ विशेष बातें बता रहा हूँ व्यवहार को लेके। हमारा जो अगला टॉपिक रहने वाला है, वह टॉपिक रहने वाला है छात्र व्यवहार अध्ययन की विधियां। यानी कि जो छात्र हैं उनके व्यवहार का अध्ययन हम कैसे करें। अभी हमारा व्यक्तित्व कंप्लीट नहीं हुआ, व्यक्तित्व बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, व्यक्तित्व के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं इनको भी बता देता हूँ। तो मित्रों ध्यान देना, अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह छात्र व्यवहार के अध्ययन की विधियां। छात्र व्यवहार के अध्ययन की विधियां। यानी कि जो छात्र होते हैं उनके व्यवहार का अध्ययन हम कैसे करें। और मित्रों, जो सबसे पहली जो विधि है किसी छात्र का हम अध्ययन कैसे कर सकते हैं, सबसे पहली जो विधि है वह है अवलोकन विधि, जिसको हम निरीक्षण भी बोलते हैं, कई बार पूछ लेते हैं निरीक्षण। निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन भी इसको बोला जाता है दोस्तों। ऑब्जर्वेशन, किसी का जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं। मित्रों, होती क्या है ये, देखो दोस्तों, वन सेकंड दोस्तों, किसी, देखो दोस्तों, होती क्या है। अवलोकन का मतलब होता है किसी को हम कुछ पूछेंगे नहीं, उससे बात नहीं करेंगे, केवल उसको देखकर उसके व्यवहार का पता लगा लेना ही क्या कहलाता है, अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन कहलाता है। किसी का ऑब्जर्वेशन करके उसके बारे में हम पता लगा लेना। मित्रों, एक छोटा सा बच्चा है जो हमेशा अपने पास बेड रखता है, मैं बेड भी है मेरे पास, यहाँ पे मैं ला रहा हूँ। बेड का मतलब ये बल्ला दोस्तों। एक छोटा बच्चा है जो हमेशा अपने पास क्या रखता है, एक बल्ला रखता है। अगर ये बच्चा, एक छोटा बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, वो छोटा बच्चा हमेशा अपने पास बल्ला रखता है और वो हमेशा ऐसे ऐसे करके उस बल्ले को अपनी कलाइयों का प्रयोग करता रहता है, कभी पीछे से कभी आगे से। इस बल्ले को देखकर, इस बल्ले को देखकर दोस्तों हमने केवल उसको देखा, और बहुत सारे हमारे बुजुर्ग, हमारे उससे बड़े क्या बोलते हैं, बड़ा होके सचिन तेंदुलकर बनेगा, बड़ा होके विराट कोहली MS धोनी बनेगा। अब वो बच्चा नहीं बता रहा कि मैं क्या बनूंगा, लेकिन उसको देखकर, उसके क्रियाकलापों को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर हम उसके प्रति क्या विचार बना रहे हैं, सचिन तेंदुलकर बनेगा, बड़ा होकर MS धोनी बनेगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये अवलोकन कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा जो हमेशा अपने पास घंटी रखता है, घंटी घंटी बजाता रहता है, उस घंटी को देखकर हम क्या करते हैं, बड़ा होकर पुजारी बनेगा। तो अवलोकन का मतलब होता है किसी को देखकर हम उसके बारे में, उसके व्यवहार का पता लगा लेना, क्या कहलाता है, अवलोकन विधि कहलाता है। आप कहोगे सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये तो पता है अवलोकन क्या होता है। मित्रों, क्वेश्चन ये आते हैं, यहाँ से पूछा जाता है अवलोकन दो प्रकार का होता है। अवलोकन के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। एक होता है सहभागी अवलोकन,
एक होता है असहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन क्या होता है, असहभागी अवलोकन क्या करता है, क्या होता है मित्रों? सहभागी अवलोकन होता है जब शिक्षक, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि छात्रों का तो अवलोकन कौन करेगा, शिक्षक ही करेगा। जब शिक्षक छात्रों को, सहभागी के बारे में बता रहा हूं, जब शिक्षक छात्रों के पास में रहकर उनका अवलोकन करे तो उस विधि को बोलते हैं सहभागी अवलोकन। यानी सहभागी साथ में रहते हुए उनका अवलोकन करे तो उसको सहभागी अवलोकन बोलते हैं। और जब शिक्षक छात्रों से दूर रहकर, दूर खड़ा रहकर उनका अवलोकन करे, उस विधि को बोलते हैं असहभागी अवलोकन। मित्रों ध्यान देना, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, एक शिक्षक छात्रों के खेल को खेल मैदान से बाहर बैठकर एक शिक्षक छात्रों के खेल को खेल मैदान से बाहर बैठकर देख रहा है, अर्थात उनके खेल के व्यवहार का अवलोकन कर रहा है। तो बताओ यहाँ शिक्षक द्वारा किस प्रकार का अवलोकन किया गया? ऑप्शन आएंगे दोस्तों, सहभागी अवलोकन, दूसरा ऑप्शन आएगा प्रत्यक्ष अवलोकन, तीसरा ऑप्शन आएगा असहभागी अवलोकन, और चौथा ऑप्शन आने वाला है मित्रों इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देयर। क्योंकि मित्रों मनोविज्ञान में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, एक पेज कई बार पूरा, एक जो हमारा जो पेपर आता है उसका पूरा पेज एक क्वेश्चन में भर जाता है। तो देखो, एक शिक्षक छात्रों के खेल को खेल मैदान से बाहर बैठ कर देख रहा है, अर्थात उनके खेल के व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। तो बताओ यहाँ शिक्षक द्वारा किस प्रकार का अवलोकन हुआ? मित्रों बच्चे वहां खेल मैदान पे खेल रहे हैं, बहुत दूर खेल मैदान है, और शिक्षक खेल मैदान के बाहर चेयर लगा के बैठा हुआ है और उनके व्यवहार को देख रहा है, कौन लड़ रहा है, कौन झगड़ रहा है, कौन किस प्रकार से खेल रहा है, कौन गाली गलौज निकाल रहा है। अगर इस प्रकार से बिना कुछ कहे उनको केवल देखकर, केवल उनका देखो देखकर कह रहा है तो ये तो अवलोकन हुआ, लेकिन अवलोकन भी कौन सा, उनसे दूर रहकर कर रहा है, उनको पता नहीं चलने दे रहा, तो ये फिर किस प्रकार का अवलोकन है? असहभागी अवलोकन है। मित्रों अगला, अगर मैं एक छोटा सा और क्वेश्चन बताऊं, एक शिक्षक अपने छात्रों को पिकनिक के बहाने, बहुत ध्यान से सुनना, एक शिक्षक अपने छात्रों को पिकनिक के बहाने ले जाकर उनका अवलोकन कर रहा है, पिकनिक के बहाने पिकनिक में ले जाएगा, उनका अवलोकन कर रहा है, तो ये किस प्रकार का अवलोकन हुआ? तो मित्रों यहाँ पर किस प्रकार का अवलोकन होगा? सहभागी अवलोकन, क्योंकि पिकनिक में जाएंगे तो छात्र और शिक्षक क्या रहेंगे, पास पास रहेंगे, और वहां पर उनका क्या कर रहा है, वो अवलोकन, तो ये किस प्रकार का अवलोकन हुआ? सहभागी अवलोकन। अब अगला जो क्वेश्चन बनता है, यहाँ बड़े ध्यान से देखना बच्चों, अगला जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि जो अवलोकन के जो दो मेथड है, एक सहभागी अवलोकन है और एक असहभागी अवलोकन है, जो दो पार्ट है, इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, सबसे अच्छा अवलोकन कौन सा है? एक शिक्षक को किस प्रकार के अवलोकन को बढ़ाना चाहिए, वो सहभागी अवलोकन को बढ़ाना चाहिए या असहभागी अवलोकन को? और सहभागी अवलोकन को बढ़ाना चाहिए तो क्यों, और असहभागी को बढ़ाना चाहिए तो क्यों? मित्रों ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन भी बने हुए कि जो आपका अवलोकन है, ये जो दो प्रकार के अवलोकन की जो विधियां है, देखो मित्रों एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको, यहाँ लिख के अलग से लिखता हूं मैं, अवलोकन, निरीक्षण भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं है पेपर में अवलोकन की जगह निरीक्षण विधि आ जाए, ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं।
अवलोकन दो प्रकार का किया जाता है, एक सहभागी अवलोकन और एक असहभागी अवलोकन। बच्चों ध्यान देना, जो सहभागी अवलोकन और जो असहभागी अवलोकन है, अभी हमने देखा सहभागी अवलोकन का मतलब साथ में शिक्षक छात्रों के रखकर अवलोकन करना। असहभागी अवलोकन का मतलब छात्र जो शिक्षक है वो छात्रों से दूर बैठ के उनका अवलोकन करना। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि सहभागी अवलोकन सर्वश्रेष्ठ विधि होती है या असहभागी अवलोकन सर्वश्रेष्ठ विधि होती है? तो बच्चों ध्यान देना, जो सर्वश्रेष्ठ जो विधि होती है वो सहभागी होते हैं, सहभागी अवलोकन होता है, क्योंकि इसमें वास्तविकता का पता चलता है। वास्तविकता, इसमें वास्तविकता का पता चलता है, जबकि इसमें केवल हम कल्पना कर सकते हैं, इसमें हमें वास्तविकता का पता नहीं चलता। इसमें हमें किसका पता नहीं चलता दोस्तों? वास्तविकता का पता नहीं चलता। दोस्तों ध्यान देना, कैसे? देखो, अवलोकन दो प्रकार का, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन का मतलब होता है वास्तविकता का, जिसमें पता चले। मतलब अवलोकन में भी सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी? सहभागी अवलोकन, क्योंकि इसमें हमें किसका पता चलता है? वास्तविकता का। कैसे दोस्तों? ध्यान देना, मैं मान लो अभी आपको ऑफलाइन में पढ़ा रहा होता, आप मेरे सामने बैठे होते और बाहर से नारे लगा रहे होते, किसी मान लो किसी का जुलूस निकल रहा होता, कोई मंत्री, अभी चुनाव चल रहे होते, चुनाव का टाइम हो रहा होता और किसी का जुलूस निकल रहा होता, यात्रा निकल रही होती, मतलब चुनाव यात्रा, चुनाव यात्रा निकल रही होती। कुछ एक व्यक्ति, कुचाक एक व्यक्ति जोर जोर से नारे लगाते, मिस्टर एक्स जिंदाबाद, मिस्टर एक्स जिंदाबाद, मिस्टर एक्स जिंदाबाद। कुछ बच्चे जो मेरे सामने पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा सर हमें देख लेने दो ना प्लीज, क्या हो रहा है। तो मैंने कहा देखो ज्यादा टाइम खराब मत करना, बच्चों की बात भी मानना पड़ता है, देखो ज्यादा टाइम खराब मत करना, खिड़की से दूर रहकर ही क्या कर लो, उनको देख के आ जाओ। देखो दूर देख के कर रहे हैं, तो वो दूर रहकर करने वाला अवलोकन कौन सा? असहभागी अवलोकन। तो दूर रह के आप, मैंने बोला उनको खिड़की पे जाके दूर से उनको देख के आ जाओ। वो खिड़की खिड़की पे गए, उनको देखा और वो वापिस आ गया, वो बच्चा वापिस आ गया। मैंने उसको पूछा क्या देख के आया, तो उसने बोला कि सर बहुत बड़ा एक रैली निकल रही है, जिसमें एक व्यक्ति पसीने से लथापथ है और जोर जोर से चिल्ला रहा है, मिस्टर एक्स जिंदाबाद, मिस्टर एक्स जिंदाबाद, मिस्टर एक्स जिंदाबाद। तो मित्रों ध्यान देना, अब मैंने उसको पूछा, आगे उसको, उस बच्चे को पूछा कि वह कौन है, जो वो व्यक्ति मिस्टर एक्स के जो नारे लगा रहा है वह कौन है। तो उस बच्चे ने देखो क्या कहा, देखो उसको कंफर्म पता नहीं, लेकिन वह कह रहा है सर हो सकता है वह कोई नेता हो। एक तो ये कंफर्म नहीं बता रहा, सर नेता भी हो सकता है। फिर इसके बाद में हो सकता है सर उसकी आवाज बुलंद हो, बुलंद आवाज वाला हो सकता है सर उसको किराए से लेकर आए, किराए से होते हैं ना बहुत सारे जिनके आवाज मजबूत होते हैं, तेज होते हैं, बुलंद होते हैं, तो उनको पार्टी वाले पैसे देते हैं और वो नारे लगाते रहते हैं, 500 रुपए एक दिन के दिल्ली में मिलते हैं। फिर इसके बाद में हो सकता है वो आगामी नेता बनने की तैयारी कर रहा हो, पॉलिटिक यानी कि राजनीति में आना चाहते हो, इसलिए सक्रिय हो वो राजनीति में। तो मित्रों ध्यान देना, 4-5 हमारे पास उत्तर आए। हो सकता है सर वो नेता, हो सकता है सर वो बुलंद आवाज वाला, हो सकता है सर वो किराए से आया, हो सकता है वो राजनीतिक कैरियर की तैयारी कर रहा हो सकता है सर उसी पार्टी का वो मेंबर हो। बहुत सारे हमारे पास क्या निकल के आए दोस्तों, इसके आंसर निकल के आए, लेकिन एक आंसर नहीं निकल के आया, अभी तक वास्तविकता हमारे पास नहीं आई। लेकिन मित्रों ध्यान देना, जैसे ही मैंने एक बच्चे को भाग के फिर भेजा, मित्रों मैंने एक बच्चे को कहा भाग के जाओ बेटा, वहां जाओ रैली में और देख के आओ कौन है। तो मित्रों ये बच्चा अब उनके पास रैली में गया, यानी कि अब उनको पास में खड़ा रहकर वो देख रहा है, तो अवलोकन तो कौन सा हो गया? सहभागी अवलोकन। वह बच्चा उनके पास गया और जैसे वहां पर नारे लगा रहे थे, तो वह कुछ लोग वहां बोल रहे थे कि यार कमाल हो गया, दिल्ली में नारे लगाने के 500 रुपए मिलते हैं। तो मित्रों पता चल गया कि ये केवल क्या है, किराए वाले हैं। क्या है ये? किराए वाले। और वो बच्चा भाग के जब मेरे पास आया और मैंने उसको पूछा बेटा क्या देख के आया है, तो वो कहा कि सर केवल और केवल वो किराए वाले हैं। तो मित्रों सहभागी अवलोकन में वास्तविकता का पता चल जाता है कि वास्तविक है क्या। तो आपसे पूछिए अवलोकन क्या है, तो अवलोकन का मतलब होता है एक शिक्षक अपने छात्रों को बिना कुछ कहे
उनका ऑब्जर्वेशन कर लेना, उनके व्यवहार की जांच परख कर लेना अवलोकन कहलाता है। अवलोकन दो प्रकार का होता है, एक सहभागी अवलोकन, एक असहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन का मतलब होता है शिक्षक छात्रों के साथ में रखकर जब उनका अवलोकन करे उसे सहभागी अवलोकन कहते हैं। और असहभागी अवलोकन का मतलब होता है जब शिक्षक छात्रों से दूर रहकर उनका अवलोकन करे, उनके व्यवहार को देखे, वो होता है असहभागी अवलोकन। मित्रों ध्यान देना, जो शिक्षक होता है वह सर्वश्रेष्ठ अवलोकन कौन सा होता है शिक्षक के द्वारा, वो होता है मित्रों सहभागी अवलोकन, क्योंकि इसमें हमें वास्तविकता का क्या चलता है, पता चलता है। मैंने आपको क्वेश्चन भी बताए थे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो एक क्वेश्चन तो ये कई बार पूछ भी लिए जाते हैं, ऐसे व्यवहारिक क्वेश्चन आते हैं मनोविज्ञान में। एक शिक्षक छात्रों के खेल को खेल मैदान से बाहर बैठकर देख रहा है, अर्थात उनके खेलने के व्यवहार का वह अध्ययन कर रहा है। तो बताओ वह शिक्षक द्वारा किस प्रकार का अवलोकन किया गया, तो दूर से बैठ के कर रहा है तो मित्रों किस प्रकार का किया गया, असहभागी। पिकनिक में अगर जाता है वो और बैठ के वहां पर उनका अवलोकन कर रहा है तो फिर ये सहभागी है। मित्रों एक क्वेश्चन बनता है कि ये अवलोकन विधि काम क्या आती है। तो मित्रों ध्यान देना, अवलोकन विधि का जो महत्व है, आपसे पूछे क्वेश्चन, देखो किस प्रकार के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है, ये प्रश्न आपकी सीटेट का प्रश्न है। छोटी कक्षा छोटी कक्षा के बालकों के व्यवहार के लिए बालकों के व्यवहार अध्ययन के लिए छोटी कक्षा के बालकों के व्यवहार अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है। तो मित्रों ध्यान देना, वह है अवलोकन। छोटी कक्षा के बालकों के लिए अवलोकन विधि सबसे व्यवहार को जांच करने वाली सबसे महत्वपूर्ण विधि है। बच्चों को, कि आपको पता है हम उनके एग्जाम तो ले नहीं सकते, हम उनको मौखिक परीक्षण प्रश्न भी नहीं पूछ सकते, हम उनको मार भी नहीं सकते, पीट भी नहीं सकते नहीं बताने पे। हाँ उनको दूर से देखकर, कभी देखना कक्षा में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको दूर से देखना, कुछ क्या कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, तो उनका अवलोकन करके हम उनका क्या कर सकते हैं, व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन बना हुआ है छोटी कक्षा में बालकों के व्यवहार का अध्ययन किस प्रकार की विधि द्वारा किया जाता है। तो मित्रों ध्यान देना, ये जो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है ये अवलोकन विधि द्वारा किया जाता है। इसके बाद में मित्रों ध्यान देना, जो आगे वाली विधि है वह साक्षात्कार विधि है, जिसको एक और नाम से जानते हैं नैदानिक विधि। तो अगली हेडिंग डाले आप, साक्षात्कार या नैदानिक विधि। व्यवहार अध्ययन की मित्रों विभिन्न प्रकार की विधियां, यहाँ से पक्का आपको क्वेश्चन मिलने वाला है आपके पेपर में। अगली जो हमारी मनोविज्ञान में जो व्यवहार की जो अध्ययन की जो विधि है वह है साक्षात्कार, इंटरव्यू। साक्षात्कार या इसे नैदानिक विधि भी बोलते हैं। साक्षात्कार या नैदानिक विधि। मित्रों ध्यान देना, जो ये विधि है बहुत ध्यान से देखना। साक्षात्कार का मतलब होता है क्या है, क्या होता है मतलब, देखो शुरू से यही परिभाषा हम पढ़ते आ रहे हैं और लगभग सारी जो आप किताबें पढ़ोगे, मार्केट में जो गाइड पढ़ोगे उसमें भी इसकी परिभाषा दी हुई है कि आमने सामने बैठ के की जाने वाली बातचीत क्या कहलाती है, साक्षात्कार कहलाती है। आमने सामने सामने बैठकर की जाने वाली बातचीत ही साक्षात्कार कहलाती है। यानी कि आमने सामने बैठ कर की जाने वाली बातचीत क्या कहलाती है, साक्षात कहलाती है। लेकिन मित्रों ध्यान देना, दो वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था, एक था बिंगम और एक था दोस्तों मुरे। बिंगम और मुरे,
मित्रों इन्होंने साक्षात्कार के लिए एक अलग परिभाषा दी और मित्रों उन्होंने कहा साक्षात्कार के बारे में बिंगम और मुरे के अनुसार किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए की जाने वाली बातचीत ही साक्षात्कार कहलाता है। ये हमारी परिभाषा थी बिंगम और मोरे की। और मित्रों ध्यान देना क्योंकि अब हमें ये समय इजाजत नहीं दे रहा, तो आज के लिए इतने ही दोस्तों। कल हम इस साक्षात्कार विधि को क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुए तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद जय भारत।